यार, ये आजकल मैं बहुत ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं ये अपनी प्री सेल्स निकाल देते हैं। मतलब आप उनको प्री बुक कर सकते हो। इतना ही नहीं, मैंने तो मूवीज में भी एडवांस बुकिंग देखी है। इससे कुछ फायदा होता है? मतलब इससे कोई सेल्स में इंक्रीज होता है या ये कोई बिजनेस स्ट्रेटजी है या नहीं? हाँ जी, सो गाइस, हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है, डू प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स अफेक्ट या डिफर द मेन सेल्स और नॉट। मतलब कि जो प्री सेल्स होते हैं आजकल, ये प्री सेल, प्री बुकिंग, एडवांस बुकिंग कर लो, ये बहुत ज्यादा कंसेप्ट चल रहा है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स का मतलब क्या होता है। देखो, प्री सेल्स का मतलब है कि जैसे सपोज आपका ये प्रोडक्ट है, आपने मार्केट में लॉन्च करना है, ठीक है, एंड आपको ये डाउट है कि आप बिल्कुल नवे नवे हो, इसमें बिल्कुल फ्रेश हो, ठीक है, बिल्कुल ही न्यू बनते हो, ठीक है, आपको मार्केट का कोई आइडिया नहीं है कि ये प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं। अब तो देखो, इसमें दो चांस होते हैं। अगर आप सिर्फ मेन सेल्स पे डाल दोगे, सीधा सेल्स पे ही डाल दोगे, तो उससे होगा क्या? उससे ये होगा कि अगर इसमें कुछ कमी होगी तो इसकी सेल्स के वो हो जाएगी, क्या बोलते हैं, लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, एंड फिर क्या होगा? अगर सपोज आपने किसी इन्वेस्टर से फंड लिए हैं कि मैं ऐसा एक बिजनेस करना चाहता हूँ, ये मेरा प्रोडक्ट है, आप इस पे इन्वेस्ट करो, एंड उसने बोला इस पे सेल्स कितनी आ जाएंगी, तो आपने बोला इतनी इतनी करके मेरा प्रेडिक्शन है, मेरे अंदाजे से इतनी सेल्स हो जाएगी, तो उसने इन्वेस्ट कर दिया एंड आपने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया। एंड सपोज ऐसा हो गया कि उस प्रोडक्ट में कोई कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट है जो कस्टमर की नीड्स फुलफिल नहीं कर पा रहा, तो उसके कारण से सेल्स ऊपर नीचे होगी। तो उससे क्या होगा? अब इन्वेस्टर आपके पीछे पड़ जाएगा कि टाइम लिमिट देगा आपको कि इतने टाइम के अंदर इतनी सेल्स हो जाएगी, तो फिर सही है, मतलब प्रॉफिट। यूजुअली जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं प्रॉफिट। अब जरा सोच के देखो, यहाँ पे तो आप एक क्वेश्चन मार्क में हो गए ना, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड्स फुलफिल करेगा कि नहीं। भले ही आपने रिसर्च करी हो, लेकिन आपने कस्टमर फीडबैक सर्वे नहीं लिया है, ठीक है, एंड अगर आप ये सब प्रोसेस करोगे तो सब में बहुत टाइम जाता है। तो इसका एक सोल्यूशन निकला है, प्री सेल्स। मतलब कि आपका प्रोडक्ट आपने पहले जिस डेट पे सोच रखा था, कि सपोज आपने सोच रखा था कि मैं आने वाले एक हफ्ते के अंदर अपना प्रोडक्ट को लॉन्च करूंगा, तो आपने क्या किया? आने वाले एक हफ्ते से पहले, 2-3 दिन पहले, अगर सपोज आपका प्रोडक्ट वो रेडी है, आप उसको टेस्ट करना चाहते हो कि वो मार्केट में चलेगा कि नहीं, तो आप क्या करो कि सपोज आपने 100 पीस बनाए हैं प्रोडक्ट, जैसे एक घड़ी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ऐसे 100 घड़ियां मैंने बनाई है, ठीक है, एंड मुझे डाउट है कि 100 घड़ी अगर 100 रुपए की है तो ये कितना हो गया? 100 इंटू 10,000, 10,000, ठीक है, आपका 10,000 का खर्चा हुआ है। आपको नहीं पता कि आपको 10,000 वापस मिलेंगे कि नहीं, तो आप क्या कर सकते हो? आप थोड़ी सी क्वांटिटी, मतलब सिर्फ 5 या 10 पीस निकाल के टाइम से पहले अवेलेबल कर दो। मतलब कि एक हफ्ते में आप उसे अवेलेबल करने वाले थे मार्केट में, आपने उसे 2-3 दिन के अंदर ही प्री सेल्स पे डाल दिया उसके कुछ मॉडल, ठीक है। ये तो हो गई ऑफलाइन में कि आपने उसे डाल दिया, आपने टेस्ट किया। तो बेसिकली आप ये कह सकते हो कस्टमर को, जो आपकी शॉप रहेगा, कि ये प्री बुकिंग पे अवेलेबल है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इससे क्या होता है? इससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि कस्टमर के दिमाग को आप समझ पाते हो। क्योंकि देखो, बिजनेस आपको करना है, ब्रांड आपको खड़ा करना है, ठीक है, सेल्स आपको निकालनी है। अब आपको सेल्स कैसे करनी है? सबसे पहले तो प्री सेल्स पे फोकस करना चाहिए। प्री सेल्स में आप उसकी यूनिक खूबियां बताएं, क्योंकि आपने जितने भी ये मोबाइल के ब्रांड्स देखे होंगे, अभी जितने भी है ना, इनमें सब में एडवांस बुकिंग चलती है। ये क्यों चलती है? प्री बुकिंग क्यों चलती है? उसका रीजन यही है कि फोन तो देखो लॉन्च होगा अपने सब डेट पे, जो उन्होंने डेट डिसाइड करी उनकी टीम ने, उसी डेट पे लॉन्च होगा। लेकिन वो प्री सेल्स के लिए उसे अवेलेबल कर देते कि जो डेट से पहले, जो एक आपने लॉन्च डेट सोच रखी, उससे पहले कोई उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता हो, तो उसका जो अमाउंट है वो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन पे डाल सकते हो, ठीक है। उसने पे कर दिया तो उसको बेसिकली वो प्रोडक्ट जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। जैसे सपोज आपने मार्केट में फॉर एग्जांपल एक हफ्ते के अंदर आपको मोबाइल लॉन्च करने वाले, ठीक है, बड़े ब्रांड्स का एग्जांपल, कोई भी एमआई का ब्रांड है, ठीक है, वो एक हफ्ते के अंदर मोबाइल लॉन्च करने, किसी ने प्री बुकिंग उसकी कर दी, तो बेसिकली होगा क्या? एक हफ्ते के बाद उसकी क्या बोलते हैं, बुकिंग खुल जाएगी, ठीक है, वो सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन आपने उसको 2-3 दिन पहले ही बुक कर दिया, ठीक है,
उसका अमाउंट आपने रख दिया। इससे होगा क्या, जिस दिन वो सेल्स होगी उसी दिन आपको फोन अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि यूजुअली मार्केट में इंस्टेंटली फोन लेना चाहते हैं, मतलब जो 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 इंटरेस्टेड हैं नई नई टेक्नोलॉजी को डिस्कवर करने में, सो उनको जल्दी चाहिए, तो दे परचेज इट बिफोर द डेट ऑफ रियल लॉन्च। तो उससे होगा क्या, उससे हुआ है कि उनकी सेल्स हो गई, इंस्टेंट सेल्स हो गई। तो इसी तरह से आजकल जो सबसे बेस्ट एग्जांपल होगा वो मूवीज एंड एंटरटेनमेंट में ट्रस्ट भी गाइस। पहले ये एडवांस बुकिंग इतना कंसेप्ट चलता नहीं था मूवीज में, क्योंकि थिएटर वगैरह में टिकट वगैरह जो होती थी, आई थिंक आपको इसका आइडिया होगा, हम ट्रेलर देख के, किसी भी मूवी का ट्रेलर देख के डिसाइड करते हैं कि हमें इसकी प्री बुकिंग मतलब एडवांस बुकिंग करनी है कि नहीं। तो एडवांस बुकिंग बेसिकली क्या होता है, वो तो प्री सेल ही हुआ कि बेसिकली कि टिकट तो जैसे सपोज मूवी लॉन्च तो 2-3 दिन के अंदर होगी, हर फ्राइडे मूवी लॉन्च होगी, लेकिन वो एडवांस बुकिंग अवेलेबल कर देते हैं कि आप ट्यूसडे वेडनेसडे को भी बुकिंग कर सकते हो। इससे होता क्या है कि अगर सपोज उस मूवी की हाइप है, मतलब उसकी मार्केटिंग में हाइप बना ली गई है, ऐसी हाइप कि उसके लिए लोग मतलब एक्साइटेड है मूवी को देखने के लिए, तो उससे होगा क्या, उससे हुआ ये कि एडवांस बुकिंग जब आप अवेलेबल कर दोगे डेट से पहले, तो आपको लगेगा यार ये तो प्रीमियम प्रीमियम मौका मिल गया मुझे कि मैं जो फ्राइडे को आने वाली मूवी उसकी टिकट वेडनेसडे को ही खरीद ली है। तो उससे होता क्या है, उससे होता यह है कि आप बिल्कुल रेडी रहते हो, आपको टेंशन फ्री, मतलब बेसिकली इसका मतलब ये होगा कि आपने टिकट पहले ही बुक कर लिया एंड आपको एट अ टाइम जब वो मूवी लॉन्च होगी एट अ टाइम लाइन में लगने की जरूरत ही नहीं है। तो बेसिकली ये कंसेप्ट क्या हुआ कि जो टिकट लेने के लिए लाइन पे लगना पड़ता है कि जिस दिन मूवी लॉन्च हुई उसी दिन इतनी लंबी लंबी लाइन लगी, अगर वो मूवी की हाइप है तो लाइन बहुत लंबी होती है, फिर आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि यार मैं खड़ा रहूंगा, टिकट लेनी पड़ेगी, टाइम जाएगा उसमें। तो आप क्या करते हो कि एडवांस बुकिंग कंसेप्ट आपने निकाला है कि आप पहले से ही बुक करके रख लो, तो उससे होगा क्या कि वो सीट नंबर जो आपने बुक किया वो रिजर्व हो जाएगा। एक बार आपके रिजर्व हो गया और टाइम एंड डेट सब उसमें लिखा होगा, वेन्यू दिया होगा, ठीक है टिकट में, तो इससे होता है इससे वो डेट एंड टाइम आपके लिए रिजर्व है, तो आपको टेंशन की खत्म, आपने एडवांस बुकिंग कर ली एंड आप अपने आप जिस जिस डेट पे वो आपका वेन्यू है आप जाओगे उसी समय बैठ करना एंजॉय करोगे मूवी को, एज सिंपल है। इस तरह से प्री सेल्स का कंसेप्ट वर्क करता है। तभी आजकल मूवीज का बिजनेस इतना इतना ज्यादा बड़ा हो गया। पहले कभी सोचा था कि हमारे इंडियन मूवीज 500 करोड़ से ऊपर जाती नहीं, आजकल 1000 उससे भी डबल। तो ये इसीलिए जाती हैं कि दे क्रिएट अ यूनिक कंटेंट, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है, जो मूवी एंटरटेनमेंट है, उसमें वो सारा फैक्टर डालते हैं, ठीक है, तभी उसकी प्री सेल्स बढ़ती है। अब आप बताओगे, अब आप सोचोगे पोस्ट सेल्स क्या होती है? पोस्ट सेल्स हुई बाद की सेल्स, मतलब बेसिकली मैं मूवी का एग्जांपल दे रहा हूं तो उसमें बेस्ट फीडबैक था, प्रोडक्ट में बैठेगा, पर प्रोडक्ट वाला एग्जांपल थोड़ा सा कैलकुलेशन में आपको वो कर देगा, क्वेश्चन बना देगा। तो बेसिकली आई एम गिविंग द मोस्ट सिंपल एग्जांपल, ठीक है। तो आपने एडवांस बुकिंग वाले चैप्टर को समझ लिया। अब ये तो हो गया प्री सेल्स। नॉर्मल सेल्स होगी कि नॉर्मल तो जब जिस दिन मूवी लॉन्च होगी उस दिन टिकट आपने बुक करके देखी ली मूवी, वो तो पता ही है, ठीक है। अब आपको ये पता होगा कि मूवी यूजुअली 30 दिन से लेकर 60 डेज 30 डेज से लेकर 60 डेज तक मैक्स टू मैक्स चलती है, ठीक है, क्योंकि ये कंसेप्ट होगा कि 30 डेज मैक्सिमम, और जो जिनकी बहुत ज्यादा हाइप होती है वो मैक्स टू मैक्स 30 डेज तक तो चल जाती है, उसके बाद वो धीरे धीरे ड्रॉप होती है। तो ये इसमें होता है पोस्ट सेल्स का काम, कि जो प्री सेल्स हैं वो तो स्टार्टिंग में जब मूवी लॉन्च हो उसके कुछ दिन पहले से, एक हफ्ता पहले या कुछ दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो हो गई प्री सेल्स। नॉर्मल जब मूवी 1 महीना तक चलती है 30 डेज तक, तो वो हो गई नॉर्मल सेल्स। उसके बाद 30 डेज के बाद जो मूवी चलती है कंटिन्यूअसली वो होती है पोस्ट सेल्स। मतलब कि पोस्ट सेल्स का मतलब है कि रिपीटेडली आप उसी प्रोडक्ट को खरीद रहे हो या उसी चीज को देख रहे हो। ये ऐसा हो गया कि जैसे सपोज आपको टूथपेस्ट कोई पसंद आ गया, या फिर कोई क्या मतलब प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया, कोई डिओड्रेंट आपको पसंद आ गया, कोई घड़ी का प्रोडक्ट आपको पसंद आ गया कि यार ये तो बहुत अच्छा है, या कोई मोबाइल का ब्रांड आपका फेवरेट होगा कि ये मोबाइल का ब्रांड तो मेरा फेवरेट बन गया क्योंकि इसमें वो क्वालिटी और वो ट्रस्ट। तो इससे क्या हुआ, इससे आप उस प्रोडक्ट के साथ एक ट्रस्ट बिल्डअप कर चुके हो कि आपके लिए वो प्रोडक्ट एक यूनिक थिंग है, ठीक है। तो उससे हुआ क्या कि जब भी वो कंपनी या वो ब्रांड अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा तो आपके दिमाग में आएगा कि मैं वो प्रोडक्ट ट्राई करके देखता हूँ।
जब आप उसे ट्राई करने जाओगे, अगर जो आपके पास फोन है उससे अच्छे फीचर्स उसमें ऑब्वियसली बात है, जब नया फोन है उसमें अच्छे फीचर्स भी होते हैं लेकिन नेगेटिव फीचर्स भी होते हैं। अब आप डिसाइड करो कि जो उसमें पॉजिटिव फीचर्स हैं उनको मैं फिगर आउट करूं या जो उसमें नेगेटिविटी है थोड़ी बहुत उसको फिगर आउट करूं। तो ये बेसिकली हमारा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है कि हम चीजों को, टेक्नोलॉजी को या जो भी चीज है उसको किस ढंग से आज सिंपल आता है। तो इसी तरह से उस प्रोडक्ट की सेल्स डिफर करती है। अब सेल्स होने को तो नॉर्मल सेल्स भी कर सकते हैं, लेकिन प्री सेल्स से एक तो आपको सबसे बेस्ट बेनिफिट मिल जाता है कि आपको कस्टमर का नीड समझ आता है। जैसे वो प्ले स्टोर का एग्जांपल है, गूगल प्ले स्टोर पे कोई भी गेम आप देखो, आजकल वो प्री बुकिंग पे अवेलेबल है, प्री उस पे डाउनलोड पे अवेलेबल होता है। ठीक है, कुछ गेम्स होते हैं जो बीटा वर्जन होती है, उसके बाद वो नॉर्मल पे अवेलेबल होती है। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एक और भी लेते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स। अभी दोनों एग्जांपल में क्लियरिफिकेशन, जो गूगल प्ले स्टोर है, तो गूगल प्ले स्टोर में कोई गेम बनाने में बहुत टाइम लगता है, ट्रस्ट में बहुत टाइम लगता है। आपको जितना आसान लगता है गेम बनाना ना, अगर आप एनिमेशन जानते हो या फिर गेमिंग का वर्ल्ड के बारे में आइडियोलॉजी को, तो आपको पता होगा कि एक गेम डिजाइन करने में कितना अच्छा खासा टाइम, कितना अच्छा खासा दिमाग, एंड यूआई यूएक्स डिजाइन में बहुत वैरायटी चीजें, मतलब करेक्टर डिजाइनिंग, 3D मॉडलिंग, उनका करेक्टर का बिल्डअप करना। तो बेसिकली हम तो गेम को खेल के एक इंस्टेंट डिसाइड कर लेते हैं कि ये गेम अच्छा है कि बुरा है, लेकिन उस गेम के पीछे कितनी मेहनत लगती है बनने में, वो सिर्फ वही जानता है जो गेम डेवलप करते हैं, क्योंकि उसकी कोडिंग करनी पड़ती है प्रॉपर्ली। इतना ही नहीं, कोडिंग तो उसका एक साइड पार्ट है, उसके बाद उसकी यूआई यूएक्स डिजाइन की, मतलब उसका कैरेक्टर कैसा दिखेगा, उसका कलर कैसा दिखेगा, और उसके बाद आती है स्टोरी लाइन की, उस कहानी, और जो गेम उसकी कहानी क्या होगी, फिर आती है वो किस कैटेगरी की गेम है, मतलब किस कैटेगरी में वो गेम फिट होगी। एंड इसके साथ साथ आपको उसका वर्ल्ड बिल्ड करना पड़ता है, वर्चुअल 3D एनवायरनमेंट वर्ल्ड, एंड वो जितना ज्यादा रियल होगा उतनी ही ज्यादा चांसेस है उसकी सेल्स होने में, उस गेम उस एज अ प्रोडक्ट। अब इसी तरह से आप एग्जांपल ले लो, मोबाइल गेम जितने भी हैं, मतलब जो नवे नवे गेम्स आप देखो, तो उसमें उनका एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा इंप्रूव होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि क्लाउड गेमिंग धीरे धीरे पिक्चर में आ जा रहा है। क्लाउड गेमिंग क्या है? क्लाउड गेमिंग बेसिकली एक ऑनलाइन स्टोरेज प्लेटफॉर्म है कि जहां पे आप अनलिमिटेड अमाउंट में भी चीजें को स्टोर करो। अनलिमिटेड के लिए तो आपको ऑब्वियस पता है परचेज करना पड़ेगा, कुछ लिमिट है। जैसे जीमेल है, जीमेल में आपको 15 GB का फ्री स्टोरेज अवेलेबल है हर एक जीमेल अकाउंट पे। तो इसी तरह से चीजें वर्क करती है। तो ये जो चीज होती है ना, अब ये तो मैंने आपको बताया गेम कैसे बनती है। अब आप बोलोगे जो प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स का पार्ट कहां है, तो उसमें ऐसे आया कि उन्होंने उसको पहले ही अवेलेबल कर दिया। उसका ट्रेलर आप देख सकते हो, ठीक है। तो आपने उस गेम का ट्रेलर देखा, ठीक है, उसकी फोटोज वगैरह जो 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 उनको जो भी जिन्होंने गेम डेवलप करी, उन्होंने अपने दिमाग से सोचा कि उनको क्या इंपॉर्टेंट चीज, यूनिक चीज हाईलाइट करनी, उसके बेस पे गेम के डाउनलोड्स बढ़ेंगे, बस। तो उससे हुआ ये कि उन्होंने ये ट्रेलर लॉन्च कर दिया और बीटा वर्जन से रख दिया कि ये गेम अभी बीटा वर्जन में है, आप चाहे तो इसे यूज कर सकते हो अर्ली एक्सेस। तो जो प्री सेल्स को आप बोल सकते हो अर्ली एक्सेस पे, कि वो गेम अभी अर्ली एक्सेस पे आपको अवेलेबल हो चुकी है एंड गेम डेवलपमेंट में चल रही है। तो अर्ली एक्सेस का मतलब यही है कि वो जो गेम डेवलपर है, जो भी टीम है, जो भी कंपनी है, जो भी ब्रांड है उस गेम का, वो टेस्ट करना चाहता है कि ये गेम कस्टमर के बीच में कैसा परफॉर्म करेगी। तो उसी के बेस पे कस्टमर अपना फीडबैक देता है। कमेंट बॉक्स जो होता है प्ले स्टोर पे आप देखोगे, तो उसमें कस्टमर अपना रिव्यू शेयर करता है कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो बस फिर वो गेम जब कोई भी खेलता है, उस कस्टमर का जो भी गेम प्ले कर रहा है उसको उस गेम में इंटरेस्ट आता है, उसमें लगता है कि हाँ कुछ बात है, तो वो उसी के साथ अपना रिव्यू देता है। 5 स्टार रेटिंग देगा, 4 स्टार रेटिंग देगा, 3 स्टार, 2 स्टार, 5 स्टार, सारी रेटिंग्स में वो अपनी बात बताएगा कि इसमें क्या खरीद है। एंड अगर आपका गेम डेवलपमेंट, जो भी आपकी गेम बनी है, बहुत बड़े लेवल पे बने, तो ऑब्वियसली बात है फिर आप उस कस्टमर के फीडबैक के अकॉर्डिंग जो अर्ली एक्सेस पे गेम अवेलेबल है, तो जब आप मेन गेम अवेलेबल करोगे, जो मेन लॉन्च करोगे, तो उसमें वो कमियां आप इंप्रूव कर दोगे। उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो भी उस गेम के रिव्यू दिए हैं, जिन्होंने भी दिए हैं, अगर वो उसको दोबारा डाउनलोड करते हैं, मतलब उस टाइम उन्होंने रिव्यू दे दिए, नेगेटिव रिव्यू देके चले गए, फिर जब उसका मेन गेम अवेलेबल है, उन्होंने खेला, उन्होंने देखा कि जो कमियां उन्होंने बताई सारी इंप्रूव्ड है उसमें, तो फिर क्या होगा? फिर वो उस गेम के साथ अटैच हो जाएंगे। बस इसी तरह से
हर गेम अपने डाउनलोड्स अपनी सेल्स करते हैं, कि बेसिकली जितने भी गेम आपको फ्री में अवेलेबल होते हैं वो अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हैं, इंप्रूव करते रहते हैं। तो गेम का जो अपडेट होता है ना, अपडेट का मतलब ही यही है कि वो उसमें कुछ यूनिक, कुछ नया फीचर अवेलेबल करें ताकि उसकी सेल्स बनी रहे, उसके डाउनलोड्स बढ़े रहे धीरे धीरे। तो बेसिकली डाउनलोड जो है वो सेल्स है, कि उनकी कितनी सेल्स हो रही है, कितने कस्टमर उनके साथ जुड़ रहे हैं, कितने कस्टमर उनके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्टेड है। तो बेसिकली प्री सेल्स अट्रैक्शन का काम करती है। जैसे बोर्डिंग्स नहीं लगते थे पहले, बोर्डिंग्स लगते थे मूवी की मूवी इस डेट को लॉन्च होने वाली है कमिंग सून। तो अब YouTube की बात करी जाए तो YouTube शॉर्ट्स में भी सेम चीज करी थी। YouTube शॉर्ट्स पहले बीटा वर्जन में अवेलेबल हुआ था कोविड में, ठीक है। तब हम जब भी इंस्टाग्राम रील्स उस टाइम लॉन्च हुआ था, लेकिन इंस्टाग्राम रील्स अपना फुली वर्जन में अवेलेबल था, उसमें कुछ कुछ चीजें चेंज हो रही थी। YouTube उस टाइम शॉर्ट्स को टेस्ट कर रहा था, कि उसे टेस्ट करना था कि YouTube शॉर्ट्स उनका प्रोडक्ट, उनका एक नया प्रोडक्ट था बिल्कुल फ्रेश, कोई नहीं जानता था YouTube शॉर्ट्स के बारे में कोविड से पहले। तो कोविड के बीच में ही, मतलब 2020 के एंड पॉइंट तक YouTube शॉर्ट्स लॉन्च हो चुका था, आई थिंक अक्टूबर नवंबर के टाइम, ठीक है। एंड तब वो टेस्टिंग पीरियड पे था, क्योंकि किसी को आइडिया नहीं था YouTube शॉर्ट्स कैसे वर्क करेगा, एंड ये सबके लिए कुछ नया, ठीक है। वर्टिकल वीडियोस तो पहले भी बनती थी, नो डाउट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वर्टिकल वीडियोस नहीं बनती थी, पर YouTube शॉर्ट्स मतलब अपने आप में एक अलग कैटेगरी वर्टिकल वीडियोस के लिए पहले नहीं थी, ये बाद में, ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने इसको सिर्फ नॉर्मली लॉन्च किया था YouTube शॉर्ट्स, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है YouTube शॉर्ट बीटा वर्जन था, तो जिन्होंने भी YouTube शॉर्ट्स टेस्ट किए, जैसे सपोज आपको तो पता ही होगा कोविड के टाइम ये YouTube वर्सेस टिकटॉक कितना चल रहा था, टिकटॉक ट्रेंडिंग टॉपिक था, मतलब आई डोंट नो इसकी हाइप कितनी तगड़ी लगी, बहुत तगड़ी, मतलब जो इसमें वीडियो बना था धड़ा मिलियन सब ट्रेंडिंग में उस समय। तो बेसिकली अब आप सोच के देखो कि उस समय उसके थोड़े टाइम के बाद YouTube शॉर्ट जब लॉन्च हुआ तो ऑब्वियसली बात है कंट्रोवर्सी बन गई कि YouTube ने शॉर्ट्स को लॉन्च कर दिया। लेकिन YouTube ने वो शॉर्ट्स को क्यों लॉन्च किया? क्योंकि दे अंडरस्टैंड द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ दैट टिकटॉकर, बस एज सिंपल एज दैट। बट उन्होंने उसको वैरायटी में डाल दिया। YouTube शॉर्ट्स में अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपको बहुत सारी चीजें अवेलेबल मिलेंगी, जैसे ऑडियो लाइब्रेरी YouTube शॉर्ट्स की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है, क्योंकि आई थिंक इसमें इतने म्यूजिक अवेलेबल है कि सोच भी नहीं सकते। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप रिसर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि YouTube शॉर्ट्स वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट बन चुका है YouTube का एवर इन द हिस्ट्री ऑफ YouTube। अब आप बोलोगे कि हिस्ट्री ऑफ YouTube में, हाँ, क्योंकि YouTube वीडियोस की व्यूअरशिप मैक्स टू मैक्स 100 मिलियन भी अगर चली जाए किसी नॉर्मल इंडिविजुअल यूट्यूबर की, बहुत बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। रेयरली होता है कि 10 करोड़ व्यूज टच कर जाए वीडियो, अदरवाइज वीडियो 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ तक मैक्स, अगर आप बड़े यूट्यूबर, छोटे यूट्यूबर तो लाख तक भी चल जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है। इट्स अ फैक्ट। अब आप सोच के देखो कि YouTube शॉर्ट्स की व्यूअरशिप की अर्निंग स्टार्ट ही 15 करोड़ से, तो 15 करोड़ व्यूज पे ही आपको लाखों रुपए मिलेंगे। अगर आपको मंथली के लाखों रुपए माने ना YouTube शॉर्ट्स पे, तो आपको सबसे पहले YouTube पे 15 करोड़ व्यूज कंप्लीट करने पड़ेंगे, या फिर थोड़ा उससे कम, मतलब इन बिटवीन आप समझ लो 5 करोड़ से ऊपर आपको व्यूअरशिप लेके जानी पड़ेगी। तभी YouTube पे टारगेट है 1 करोड़ व्यूज का शॉर्ट्स, आप अभी तो चलो कम कर दिए तो 30 लाख कर दिए, तो इट्स लाइक दैट। तो इट्स जिसका यूनिक कंटेंट हो चुका। तो बेसिकली ये एक YouTube का प्री सेल्स का वर्जन था जो बीटा की फॉर्म में लॉन्च किया गया। जब लॉन्च हुआ था तो जो जितने भी शॉर्ट्स बनाते थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है टिकटॉक जब हैंग हुआ था सब और भी प्लेटफॉर्म मिले, तो कितने लोगों के पास कितना कंटेंट अवेलेबल था वर्टिकल में, उसका किसको अंदाजा नहीं था। क्योंकि बेसिकली अगर आप जो टिकटॉक यूज करते हो उन्हें नहीं आइडिया होगा कि जितने भी टॉपिक क्रिएटर्स हैं ना, मिस्टर फैजल भी है, रियाज अली, सब ये इतनी वीडियोस बना चुके थे कि आपका दिमाग चल जाएगा। 10,000 से ऊपर इनकी वीडियोस इनके पास पहले से अवेलेबल थी, वो भी परफेक्टली कैमरा शॉट पे। तो हुआ क्या, जब YouTube शॉर्ट्स लॉन्च हुआ तो इन सारे की वीडियोस पहले से फेमस थे, तो इनकी वीडियोस और लोगों ने शेयर करना शुरू कर दिया। धीरे ये इतनी स्पीडली हुआ प्रोसेस कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि ये कितने स्पीड हुआ। अब बोलोगे क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस विद इन सेकंड्स में हो रहा था। लोग ऐसे YouTube शॉर्ट्स बना रहे, YouTube शॉर्ट्स
क्योंकि उस समय इंस्टाग्राम रील्स के साथ बहुत सारे और शॉर्ट प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गए, सब टेस्ट कर रहे थे कि क्या उनका प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं, और जितने उस समय सही से परफॉर्म दे रहे थे वो प्रोडक्ट, वो ऐप परफॉर्मेंस में जो बेटर थे, उनकी रीच बढ़ती चली गई, इतनी बढ़ गई कि वो बड़े लेवल पे चले गए, बहुत ही बड़े लेवल पे। मतलब उनके डाउनलोड 10 करोड़ टच कर गए, मतलब 100 मिलियन डाउनलोड टच करना विद इन अ वीक या विद इन अ मंथ बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। क्योंकि एक नया प्लेटफॉर्म, एक नया यूनिक प्रोडक्ट अगर आपको लॉन्च कर दिया अपने ऐप पे, तो ऑब्वियस बात हो इंस्टेंटली तो 100 करोड़ 100 मिलियन डाउनलोड टच नहीं कर सकता। वो तभी टच करेगा अगर उस समय उसकी उस प्रोडक्ट की बहुत तगड़े लेवल की हो। और ऑब्वियस ही बात है, टिकटॉक में जो भी हाइप बनाई थी उस समय, तो अगर कोई भी प्रोडक्ट उसके बीच में आता ना कि उसकी कमी पूरी कर देता, वो सब डाउनलोड में जाते। तो इसी समय ये मौज, ट्रिलर, ये सब लॉन्च हुए, इनके डाउनलोड बिजली की रफ्तार से बढ़े। इंस्टाग्राम रील्स, तो इंस्टाग्राम के पास तो पहले से ही रील्स थी, उन्होंने अपना इंस्टाग्राम रील्स बीच में लॉन्च कर दिया। इसके बारे में धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा, तो इंस्टाग्राम रील्स भी फटाफट ग्रो किए, क्योंकि इंस्टाग्राम की तो मार्केट पहले से ही है। सेम यूट्यूब का काम, सेम फेसबुक का, कि यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की, फेसबुक की तो मार्केट पहले से ही है। तो इन्हें क्या करना है, इन्हें तो उसका बीटा वर्जन को टेस्ट करना था, उसकी प्री सेल्स तो ऐसे ही हो जाएंगे। तो बस इन्होंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे अपना इंस्टाग्राम रील्स लॉन्च कर दिया, यूट्यूब ने अपना यूट्यूब शॉर्ट्स लॉन्च कर दिया बीटा वर्जन में। इंस्टाग्राम रील्स भी पहले बीटा वर्जन में लॉन्च हुई, बाद में ऑफिशियली लॉन्च हुई मार्केट में। तो मतलब ऑनलाइन मार्केट है यार, ऑफलाइन में तो ऑब्वियसली इंस्टाग्राम रील्स में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सेम फेसबुक पे फेसबुक रील्स करके प्लेटफॉर्म भी, मतलब उसका कैटेगरी बाद में लॉन्च। तो बेसिकली जब ये बीटा वर्जन इंस्टाग्राम रील्स सबसे पहले इसमें लॉन्च हुई, उसके कारण तो उसकी रीच आज के टाइम में सबसे नंबर 1 पे इंस्टाग्राम रील्स आज तक है। यूट्यूब शॉर्ट्स है नो डाउट, बट इंस्टाग्राम रील्स आज तक नंबर 1 पे। तो आप ये सोच के देखो, ये समझो कि इंस्टाग्राम रील्स ने ऐसी क्या ट्रिक अपनाई कि अभी तक भी इंस्टाग्राम रील्स नंबर 1 पे, यूट्यूब शॉर्ट्स है बट इंस्टाग्राम रील्स अभी भी नंबर 1 पे। बेसिकली क्या किया कि जितने भी मैक्रो इन्फ्लुएंसर्स, जो बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स थे, दे पार्टिसिपेटेड इन इंस्टाग्राम रील्स। तो अगर आपने जितने भी टिकटॉकर्स देखे होंगे, जो भी ये टिकटॉक या फिर शॉर्ट प्लेटफॉर्म से फेमस हुए थे, वो उस समय इंस्टाग्राम के रील्स के जो बीटा वर्जन थे उस पर आने लगे। तो जो उनकी पहले से ऑडियंस थी, बहुत बड़ी ऑडियंस, वो इंस्टेंटली वहां पे ग्रैब हुई। तो उससे हुआ क्या कि और लोगों ने धीरे धीरे सबको करने लगा कि चलो हम भी रील बनाते हैं। धीरे करके वो रीच बढ़नी शुरू होगी एंड लोग जुड़ने शुरू हो गए। बस फिर उसके साथ साथ इंस्टाग्राम रील्स टीवी तक पे भी ऐड देने लग गया था। अब तो चलिए इंस्टाग्राम रील्स की ऐड इतनी नहीं आ रही, बट आ रही थी, उन्होंने अपनी मार्केट बना। इसी तरह से फेसबुक ने अपनी फेसबुक रील्स की मार्केट बनाई, उन्हें एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि जो उनका जो मार्क ज़करबर्ग है ना, ओनर, उसने क्या बिजनेस ट्रिक अपनाई है, उसने इंस्टाग्राम को ही खरीद लिया। जब इंस्टाग्राम ही खरीद लिया तो इंस्टाग्राम रील्स तो वाह क्या बात है ना, तो बेसिकली उन्हीं की कंपनी का प्रोडक्ट हो गया। तो उन्होंने क्या किया, इंस्टाग्राम फेसबुक को आपस में जोड़ के मेटा में कन्वर्ट कर दिया। एंड तभी से इंस्टाग्राम रील्स वगैरह रील्स अपलोड करोगे तो ऑटोमेटिकली फेसबुक भी शेयर हो जाएगी, क्योंकि मार्क ज़करबर्ग ने मेटा वर्जन क्रिएट कर दिया, ऐसा यूनिक वर्चुअल वर्ल्ड कि आपको जरूरत ही नहीं है फेसबुक पे अकाउंट बनाने की। स्पेशली अगर आप इंस्टाग्राम रील्स बना रहे हो, ऑटोमेटिकली वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे शेयर हो जाएंगे। तो वहां पे एक ऑप्शन होता है, आपको करना कुछ नहीं, आपको सिर्फ फेसबुक पे अकाउंट बनाने की जरूरत है। बस एक बार अकाउंट बना दो, उस अकाउंट को इंस्टाग्राम रील्स के साथ जोड़ दो। अभी जोड़ा कैसे जाता है, मेटा का एक वर्ल्ड है, या मेटा में बेसिकली सारे अकाउंट को जगह कलेक्टिव रख सकते हो। जैसे ये होता है ना, चाबियां होती है, जैसे आपने देखा चाबी का गुच्छा होता है, तो एक गुच्छे के अंदर कितनी सारी चाबियां होती है ना, अलग अलग, कोई किसी चीज की चाबी, कोई किसी चीज की चाबी है। तो मेटा बेसिकली गुच्छे का काम करता है कि इसमें अलग अलग चाबी है, फेसबुक की चाबी है, इंस्टाग्राम की चाबी है, एंड अगर आपका और भी कोई प्लेटफॉर्म, मतलब बेसिकली जो सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म जो मेटा के रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसे उन प्लेटफॉर्म से अगर आप जुड़े हो तो उसका भी इंफॉर्मेशन इसमें होती है, सारी इंफॉर्मेशन इसमें सेव होती है। इट्स अ काइंड ऑफ एन एन्क्रिप्शन, ठीक है। सेम व्हाट्सएप भी इसमें इन्वॉल्व है, व्हाट्सएप भी मेटा का पार्ट। तो अब ये सोच के देखो कि जब ये क्या बोलते हैं वीडियोस इंस्टेंटली ग्रो करी, तो उसको हुआ क्या,
इनका जो लेवल है वो ग्रो कर गया। आज के टाइम में इंस्टाग्राम, पहले भी इंस्टाग्राम था फोटोज के लिए, शेयर के लिए फेमस था, फेसबुक इसलिए फेमस था, फेसबुक से इसी के लिए, यूट्यूब वीडियोस के लिए फेमस था। और लेकिन जब ये इंस्टाग्राम पे लॉन्च हुआ तो इसकी रीच बढ़ गई, साथ में और छोटे छोटे प्लेटफॉर्म भी बीच में ग्रो हो गए, एंड इसी बीच में यूट्यूब ने अपना शॉर्ट्स लॉन्च कर दिया। तो सब कंपटीशन में लग गए कि कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ये हुई उनकी प्री सेल्स का टेस्टिंग, और जब उन्होंने देखा कि प्री सेल्स जब उन्होंने टेस्ट कर ली, देखी कस्टमर की नीड को मैक्सिमम लेवल पे, लोग दीवाने हुए पड़े उस कंटेंट को करने के लिए, रेडी है सब, बस लॉन्च होने की देर है। तो फिर बस उन्होंने प्री सेल्स में बीटा वर्जन में लॉन्च कर दिया, उनकी स्पीड ऐसे बिजली की रफ्तार से बढ़ती है। तो उन्होंने फिर जब देखा कि यार YouTube वालों ने समझा तो YouTube शॉर्ट्स की तो रीच इंस्टेंटली बढ़ रही है, जितनी YouTube वीडियो में व्यूज आ रहे हैं YouTube शॉर्ट्स पे व्यूज आ रहे हैं, बस YouTube ने डिसाइड किया कि बीटा वर्जन से द ऑफिशियली वर्जन पे अवेलेबल करेंगे। अभी आप देखोगे, अगर आप YouTube पे अब देखोगे, आपको शॉर्ट्स पे अलग कैटेगरी मिल जाएगी। वो इसी कारण से है क्योंकि उन्होंने कस्टमर की नीड्स को देख लिया कि कस्टमर को तो रिक्वायर्ड यही है, जब कस्टमर को रिक्वायर्ड है तो फिर दे शुड अवेलेबल। तो बस उन्होंने फिर इसमें थोड़ा टाइम लगा के प्रोफेशनली ऑफिशियली अवेलेबल कर दिया बीटा सीजन नॉर्मल यूट्यूब शॉर्ट। एंड इसका व्यूअरशिप काउंट इतना बड़ा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यूट्यूब शॉर्ट्स का व्यूअरशिप काउंट 50 बिलियन व्यूज से भी ज्यादा है। अब आप लोग इतने व्यूज नहीं है, यूट्यूब शॉर्ट्स का सिर्फ हैशटैग शॉर्ट्स सर्च करना, सिर्फ हैशटैग शॉर्ट्स, उस पे 110 करोड़ वीडियोस अवेलेबल मिलेंगी। अब आप बोलोगे इतने कम टाइम में सिर्फ 110 करोड़, अगर जब ये यूट्यूब शॉर्ट्स का हैशटैग लिखे ना, उससे पहले 150-200 करोड़ कितना ऊपर जा सकता नंबर, मतलब 150 करोड़ समझ लो 1.5 बिलियन वीडियोस शॉर्ट्स में पहले से ही अवेलेबल हो चुकी हैं। कब लॉन्च हुए थे? 2020 के एंड में, अक्टूबर 2020। अभी कौन सा चल रहा है? अभी चल रहा है जनवरी 2025। तो बेसिकली सिर्फ 4 साल हो गए, 4 साल में मतलब 1.5 बिलियन वीडियो से टच करने को, 1.5 बिलियन वीडियो कितना बड़ा नंबर है। तो जस्ट इमेजिन। एंड आज के टाइम में आपको पता है यूट्यूब को ग्रो करने के लिए यूट्यूब शॉर्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो। इट्स अ काइंड ऑफ ए नाउ कलेक्शन कि बेसिकली आप यूट्यूब शॉर्ट्स को यूज कर सकते हो अपने चैनल को ग्रो करने के लिए। तो यूट्यूब शॉर्ट्स की व्यूअरशिप बहुत तगड़ी है, तो इंस्टेंट व्यूज मिल जाते हैं उसमें। तो वो बात अलग है कि आपका कंटेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो कंटेंट यूनिक है। बट हाँ, यूट्यूब शॉर्ट्स से अर्निंग का चक्कर थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यार यूट्यूब शॉर्ट्स की व्यूअरशिप बहुत पावरफुल है, बट अर्निंग के मामले में इट्स अ काइंड ऑफ थोड़ा टफ टास्क। तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोडक्ट। तो YouTube ने अपने एक प्री सेल्स के फॉर्म में YouTube शॉर्ट्स को लॉन्च कर दिया। जब उसकी मार्केट नीड वो समझ गया, तब उन्होंने इसको ऑफिशियली लॉन्च कर दिया जनरल सेल्स में। जब उसकी जनरल सेल्स भी बढ़ने लगी, तब उन्होंने इसे पोस्ट सेल्स में भी डाल दिया कि आज के टाइम में आप YouTube शॉर्ट्स से भी अर्निंग कर सकते हो। ये क्या बेनिफिट हुआ कि देखो, प्री सेल्स में उसका बीटा वर्जन अवेलेबल था, जब उसकी मार्केट बन गई तब उन्होंने उसको ऑफिशियली YouTube शॉर्ट्स के फॉर्म में लॉन्च कर दिया। ये उनकी नॉर्मल जनरल सेल्स। अब पोस्ट सेल्स में क्या हुआ कि उन्होंने ये ऑप्शन डाला है कि आप YouTube शॉर्ट्स से भी आज के टाइम में अर्निंग कर सकते हो। तो बस फिर वो एक चीज एक किस्म से एक रेवेन्यू जनरेशन में करे, क्योंकि पहले रेवेन्यू जनरेशन में नहीं था ये शॉर्ट, बाद में लॉन्च हुआ। तो बेसिकली इट्स अ रेवोल्यूशन। तो ये जब ये रेवोल्यूशन होता गया ना, तो चीजें ट्रांसफॉर्म होती है। क्योंकि आप यकीन नहीं मानोगे भाई, जब YouTube वीडियोस लॉन्च हुआ था अपने टाइम में YouTube 2005 में, तब इसकी डिमांड इतनी नहीं थी। लेकिन हाँ, ये बिल्कुल नया प्रोडक्ट था, इंस्टेंटली इसकी डिमांड बढ़ी तब जब सॉन्ग्स, म्यूजिकल सॉन्ग्स था ना, ये बनने लगे। म्यूजिकल सॉन्ग्स आपने गाने वगैरह सुने होंगे, तो गाने वाले सब यूट्यूब पे अवेलेबल होने लगे। आज के टाइम में आप देखोगे कितने बड़े बड़े सिंगर यूट्यूब पे अपनी ऑडियो को अवेलेबल कर देते हैं, वीडियोस को, म्यूजिक वीडियो जिनको बोलते हैं, अवेलेबल करते हैं। पहले ऐसा नहीं था। पहले आप कैसेट्स में गाने सुन सकते थे, या फिर आपको दुकान पे जाके गाने सुनना पड़ता था। तो यूट्यूब ने इसका सोल्यूशन दिया कि यूट्यूब की वीडियो प्लेटफॉर्म एक आराम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया आपके लिए कि आपको कहीं जाने की जरूरत है। यूट्यूब पे वीडियो देख के फ्री म्यूजिक वीडियो को सुन सकते हैं, उसमें प्रोफेशनली सारा काम होता है। तो इस तरह से यूट्यूब की ऐसे करके ग्रोथ है। पर यूट्यूब शॉर्ट्स में तो उसको सीधा सेंचुरी पार हो रहे हैं। यूट्यूब वीडियोस में तो ग्रो किया है, नो डाउट यूट्यूब वीडियोस ने ट्रिलियन से भी ज्यादा व्यूज जनरेट किए हैं, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स तो उससे भी बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हूं 50 बिलियन तो एक दिन का है काउंट व्यूज का। तो जस्ट इमेजिन करो कितना बड़ा नंबर होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा ये।
तो बेसिकली YouTube का एल्गोरिदम अगर आपको पता हो कि सबसे पहला जो वीडियो उस पे चला था गगनम स्टाइल, उसने 1 बिलियन व्यूज अपने टाइम पे टच करे 2012 में, तब इसका जो नंबर था वो 16 तक जा सकता था मैक्स, तो नंबर बढ़ गया। ये ऑफिशियल यूट्यूब का नंबर है, जो आई थिंक ये रिसर्च के लिए आपको समझ आएगा कि 16 एक डिजिट होता है, 16 डिजिट तक आपका मैच जा सकता है। तो वो नंबर धीरे धीरे आज के टाइम में 32, 50 और आगे बढ़ता जाता है। तो ये नंबर होता है, जैसे होता है इकाई 10,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1,000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, 1 करोड़ करोड़। तो ये नंबर की बात मैं कर रहा हूँ कि ये नंबर धीरे धीरे बढ़ा, लेकिन यूट्यूब शॉर्ट्स इस नंबर को इतना बड़ा कर दिया है कि आप उसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते। मतलब कैलकुलेशन कितनी ही कर लोगे लेकिन वो नंबर कैलकुलेट नहीं होगा, क्योंकि वो नंबर मैं बता रहा हूँ ना, 50 मिलियन व्यूज देखेंगे तो फिर अंदाजा खुद ही अंदाजा लगेगा कितना बड़ा नंबर है। अब आप बोलोगे इतने तो व्यूज आते नहीं, कभी यूट्यूब शॉर्ट्स का हैशटैग देखना कितनों के 10 करोड़ व्यूज ऐसे ही पड़ जाते हैं, 10 करोड़, 8 करोड़, 5 करोड़, 6 करोड़, कितने शॉर्ट्स। तो इट्स लाइक दैट। तो बेसिकली ये तो हो गया एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जांपल। अब बात करते हैं कि एक ऑफलाइन में प्रोडक्ट का कैसे प्री सेल्स, पोस्ट सेल्स एंड आफ्टर सेल्स वर्क करने से पोस्ट सेल्स हुआ है, ठीक है। अब उसके लिए मैंने एग्जांपल दिया था मोबाइल का, एंड्रॉइड फोन का, लेकिन आप और भी कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कोई क्रीम हो गया या फिर कोई क्या बोलते हैं बार्बर की शॉप पे आपने देखा हो कि हेयर कट, बार्बर भी ट्राई कर सकते हैं प्री सेल्स, पोस्ट सेल्स। अब आप बोलोगे कैसे, देखो वो ऐसे ट्राई कर सकते हैं कि उनके दिमाग में उन्होंने सेल्स बढ़ानी है, तो वो कुछ नया ऐसा डिजाइन, ऐसा हेयर कट लॉन्च करे कि ये हेयर कट तो सिर्फ हमारी शॉप पे अवेलेबल है, जानिए अगर आपको हेयर कट चाहिए हमारी शॉप पे। अब वो हेयर कट हो गया तो अच्छा लगा, तो वो ट्रेंडिंग बन गया। तो उसके बाद क्या, उनकी प्री सेल्स में उन्होंने यूनिक हेयर कट का डिजाइन लॉन्च कर दिया, और फिर बाद में धीरे धीरे करके फेमस हो गया वो हेयर कट, और फिर सेल्स बढ़ती गई, लोग आते गए हमारे भी हेयर कट करो, हमारे भी हेयर कट करो। बस देखो जैसे मूवी होती है, मूवी का फीवर चढ़ता है, जैसे मूवी का एक्साइटमेंट बढ़ जाता है, कोई मूवी फेमस हो, बहुत अच्छी मूवी चल रही है, उसका हेयर कट, उसका हेयर स्टाइल लोग कॉपी करना चाहते हैं, लोग उस मूवी को देख के दीवाने हो चुके हैं कि उसका हेयर स्टाइल पूरा पूरा लोग कॉपी करना चाहते हैं, तो करते हैं। एंड फिर उस बीच में वो मूवीज अपनी मर्चेंडाइज लॉन्च करती है। तो बेसिकली जितनी भी बड़ी मूवीज है ना, वो पोस्ट सेल्स बढ़ाने के लिए मर्चेंडाइज लॉन्च कर देती है। मर्चेंडाइज होता है कि उसी मूवी के आप कपड़े, कप्स, गुडीज वगैरह रख सकते हो। तो बेसिकली इसे बोलते हैं पोस्ट सेल्स। तो ये बेसिकली उनकी पोस्ट सेल्स में हो गई कि उन्होंने प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया उस मूवी से रिलेटेड। अगर उसकी हाइप बन चुकी है अच्छे लेवल पे, तो डेफिनेटली वो सेल्स में इंप्रूवमेंट लेके आएगा। पोस्ट सेल्स में भी कि जब उसकी हाइप कम होने लग रही होगी, उस समय भी अगर वो सेल्स पे ला रहा है, तो इसका मतलब उसकी पोस्ट सेल्स अच्छी परफॉर्म करें, उसका प्री सेल्स का बिजनेस तगड़ा हुआ है। अगर प्री सेल्स का बिजनेस तगड़ा हुआ है, तभी उसकी पोस्ट सेल्स के टाइम भी वो सेल लेके आ रहा है। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे सपोज आप एक महीने की सेल्स या सपोज करो 1 साल की सेल्स को काउंट करते हो, ठीक है, जो भी ये जॉब वगैरह करते हैं कंपनी में, एनुअल सेल्स देखते हैं, एनुअल सेल्स। तो आप मंथली सेल्स देखोगे तो आप वैरायटी देखोगे, लेकिन आप वीकली सेल्स में भी देख सकते हो कि पर डे सेल्स में या वीकली सेल्स में कितना परफॉर्म कर रहा है। तो उसमें उस अकॉर्डिंग से आप समझ सकते हो कि प्री सेल्स आपकी डेली सेल्स को ऑब्जर्वेशन में डाल सकते हैं। प्री सेल्स बेसिकली आपकी कुछ टाइम की डेली सेल्स, मतलब एक हफ्ते पहले या जब आपने उसको इंस्टेंटली लॉन्च कर दिया, तो उस समय उसकी सेल्स कितना इंप्रूव करी है। अगर उसे ग्रो है, डेफिनेटली उसकी जो जनरल सेल्स होगी उसमें वो अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन पोस्ट सेल्स में वो तभी अच्छा परफॉर्म करेगी जब वो प्रोडक्ट के साथ लोग अटैच हो गए हो, कस्टमर की नीड्स फुलफिल हो चुकी हो उस प्रोडक्ट से। आज सिंपल ऐसा है, अगर कस्टमर उस प्रोडक्ट से प्री सेल्स के टाइम अटैच नहीं हुआ, इसका मतलब उस प्रोडक्ट के अंदर कोई ना कोई नेगेटिव पार्ट है जो 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 उसको रोक रहा है उस प्रोडक्ट से जुड़ने के लिए। बस ये एक तरीका होता है, बिजनेस स्ट्रेटजी होती है चीजों को समझने का कि हमारा प्रोडक्ट किस ढंग से परफॉर्मेंस लेके आनी है। कि बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ एन बिजनेस स्ट्रेटजी कि हमें सेल्स लेके आनी है। वो सेल्स कैसे आएंगी? प्री सेल्स के बिजनेस से। लेकिन प्री सेल्स का बिजनेस हमें इस ढंग से करना है कि वो लोगों की नीड्स को फुलफिल करे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो हाइप बना दे। अगर वो चीज हाइप बना देगी मार्केट में, तब तो फिर बल्ले बल्ले वाला सोने को सुहागे वाला काम होगा कि अगर प्री सेल्स में बल्ले बल्ले करवा दी, मतलब वो उसकी हाइप बन गई, फिर तो सेल्स पे सेल्स बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल देते हैं। आपने ये यूट्यूब पे कुछ
कुकिंग वीडियोस देखी होंगी, मतलब जो फूड व्लॉगर्स, ठीक है, ये कितने कितने नॉर्मल शॉप्स को कवर अप करते हैं, नॉर्मल जो स्टॉल्स वगैरह होते हैं। पर कुछ स्टॉल्स वाले बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, जैसे ये डोली चाय वाला, ऐसे ऐसे कुछ कुछ बहुत तगड़े फेमस होते हैं, ठीक है। अब ये क्यों हो जाते हैं फेमस? क्योंकि दे आर डूइंग देयर नॉर्मल बिजनेस, तो उन्होंने थोड़ा सा यूनिक चीज डाली एंड फूड ब्लॉगर्स ने पूरी चीज को कैप्चर आउट कर दिया एंड वो लोगों के पास अर्ली एक्सेस में अवेलेबल हो गया कि ये देखो, इन्होंने नॉर्मल स्टोर है, स्टोर तो सभी लगाते हैं, ठीक है, दुकानदार बहुत है, इनके पास क्या यूनिक है, तो वो लोगों को समझ आया कि जो फूड ब्लॉगर है वो उन्हीं उन्हीं स्टॉल्स के पास जाएगा जहाँ कुछ यूनिक होगा। बस फिर इसमें क्या किया उन्होंने, स्टॉल्स वालों ने अपना दिमाग खर्च किया कि हम तो नॉर्मल आलू चाट बना रहे हैं, नॉर्मल दही पापड़ी बना रहे हैं, लेकिन इसमें क्या यूनिक डाले, तो उन्होंने कुछ दिमाग लगाया अपना कि ये ट्राई कर लेते हैं एंड फिर वो ट्राई कर दिया। तो बेसिकली इस तरह से हुआ क्या, इस तरह से हुआ ये कि उनकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ी। अब सपोज ऐसा होता है कि फूड ब्लॉगर्स क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, ऑब्वियस भले किसी स्टॉल पे जाएंगे तो स्टॉल वाले, कई स्टॉल वाले जिनके पास आइडिया नहीं होता, वो क्या करते हैं, फूड ब्लॉगर से यही पूछ लेते हैं कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, तो वो बोलता है कि इसमें ये डाल दो, ये डाल दो, ये डाल दो, कि आपका यूनिक बन जाए। तो वो अपना वीडियो का काम कर रहे हैं, सेम स्टॉल वाला दिमाग लगाता है कि ये चीज मुझे बनानी चाहिए, अगर उसे सही लगता है तो लॉन्च करता है। तभी आपने देखो वियर्ड फूड डिश आज के टाइम में कितना चल रही है, चॉकलेट मोमोज एंड चॉकलेट पानीपुरी एंड चॉकलेट डोसा, पता नहीं क्या क्या वैरायटी में, इतनी अजीब और गरीब डिशेज है, मतलब आपको अजीब लगेगा, लेकिन इसकी मार्केट बन चुकी है एक अलग ही, मतलब फूड ब्लॉगर्स ने वियर्डेस्ट फूड ब्लॉगर को एक अलग ही कैटेगरी दे दी है। तो बेसिकली इससे हो क्या रहा है कि इससे कई शॉप स्टॉल वाले आज के टाइम में प्री सेल्स पे डाल रहे हैं कि अर्ली एक्सेस पे आपको हमारा ये यूनिक चीज अवेलेबल हो जाएगी, ये अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कर देना, अगर आपको इंटरेस्ट आता है, एक्साइटमेंट है, तो आप जाके उसको ट्राई करते हो। तो बेसिकली प्री सेल्स आपको अवेलेबल हुआ टेस्ट, एंड अगर आपको टेस्ट नहीं लगा वो चीज तो फिर आप उसके बारे में रिव्यू देते हो, वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग भी आप लोगों को बता रहे हो, यानी मुझे बहुत अच्छा लगा, तू भी ट्राई कर, तो फिर और किसी जगह लेके उसको बेच रहे हो। सपोज तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जब वो नॉर्मली सबके लिए अवेलेबल हो जाएगा, कि जब जो चीज पहले थोड़ी क्वांटिटी में अवेलेबल हुई है, थोड़ी क्वांटिटी में सिर्फ फूड ब्लॉगर्स ने स्पेशली बनाई गई थी वो आइटम लोगों को पसंद है, तो फिर वो आइटम नॉर्मल आइटम की कैटेगरी में जोड़ दी जाएगी। तो बेसिकली ऐसा हो गया कि जैसे सपोज आपने किसी क्या बोलते हैं एग्जांपल होटल में गए, ठीक है, होटल रेस्टोरेंट में, ठीक है, वहां रेस्टोरेंट में आई डोंट थिंक सो व्लॉगर्स को जाने देते हैं, बट हाँ आई थिंक जाने देते हैं कुछ बड़े लेवल, ठीक है। एंड सपोज वहां पे कोई डिश है, स्पेशल डिश है, नॉर्मल जो का मेन्यू है, मेन्यू कार्ड आपने देखा, एंड सपोज आप फूड ब्लॉगर, आपने कहा यार कुछ नया ट्राई करना है, तो आपके दिमाग में आइडिया आया कि कोई एक डिश उठाई आपने उसमें से, मेन्यू में से, एंड आपके दिमाग में आइडिया इसमें भी ये ट्राई कर लिया, तो क्या हुआ, आपने क्या किया, आपने वहां जाके बात करी उनसे, उन्होंने बोला कि ऐसे करके डिश बनानी, ठीक है, एंड प्राइस जो चाहे आप उसको पे करने को किया हो एक्स्ट्रा, लेकिन वो वैसे ही बननी चाहिए जैसे आप चाह रहे हो। तो बस फिर इससे क्या हुआ, इससे वो जो होटल है, रेस्टोरेंट है, उन्होंने वो डिश को आपके लिए स्पेशली प्रीमियम में आपके लिए बना, ठीक है, जैसे आप चाह रहे थे वैसे बना के उसको वीडियो में आपने कैप्चर आउट कर दिया, उसको अपलोड कर दिया, उसके बाद क्या सपोज वो वीडियो जो भी कंटेंट है, जो भी खाने की डिश है, लोगों के अंदर एक्साइटमेंट लेके आती है, तो लोग उसे आके ट्राई करेंगे, लोग क्या बोलेंगे उसी रेस्टोरेंट, उसी शॉप पे या उसी होटल में जाके कि भाई साहब आपने ना वो वाली डिश ट्राई करनी है, हमने वो स्पेशल डिश। तो धीरे धीरे क्या होगा, जब देखेगा होटल वाला, रेस्टोरेंट वाला, स्टॉल वाला देखेगा कि उसी सेम एक स्पेसिफिक डिश के लिए लोग अट्रैक्टिव हो गए बहुत ज्यादा, तो वो क्या करेगा, वो अपनी जो नॉर्मल मेन्यू है उसको अपडेट करके वो एक स्पेशल कैटेगरी की डिश को भी उसमें जोड़ देगा, जो कि बनी सिर्फ ऐसी थी, बट फिर लोगों की डिमांड हुई तो उसमें उन्होंने उसको ऑफिशियली अपने उसमें सेल्स बढ़ा दी। तो बेसिकली ये प्री सेल्स पोस्ट सेल्स की कैटेगरी में कैसे आया कि प्री सेल्स हुई कि जब उसको वैसे ही ना ट्राई करा था, बीटा वर्जन जब उसे ट्राई करा था डिश को, लोगों को पसंद आई, तो उसने जनरल सेल्स मतलब जनरल मेन्यू उस डिश को अवेलेबल कर दिया। उसके बाद पोस्ट सेल्स हुई कि रिपीटेडली उसकी कितनी डिमांड आ रही है, उसको बार बार लोग ट्राई करना चाह रहे हैं कि नहीं, दैट एक्चुअली डिपेंड्स। एंड इसका एग्जांपल दिया जाए तो डोसा, आई थिंक साउथ इंडिया का डोसा बहुत फेमस है, ठीक है, नॉर्थ इंडिया में पहले डोसा अवेलेबल नहीं होता था, बहुत पहले की बात कर, बाद में ये चीज लोगों के नॉर्मल मेन्यू में जुड़नी शुरू हो गई है। हर एक स्टेट का अपना खुद का फेमस फूड है, तो बस फिर वो अपने अपने हिसाब से वर्कआउट करते हैं। एंड कुछ स्टॉल वाले इन्हीं फेमस फूड के साथ एक्सपेरिमेंट कर करके कुछ नया ट्राई करते थे, तो इट्स अ काइंड ऑफ एन बिजनेस। तो ये जो प्री सेल्स पोस्ट सेल्स का बिजनेस है ना,
ये जब किसी भी कैटेगरी में डालो, हर कैटेगरी में अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन ये तभी अच्छा परफॉर्म करता है अगर आप उसमें कुछ यूनिकनेस, कुछ नयापन, कुछ क्रिएटिव डालो। अगर क्रिएटिविटी होगी ना उसमें तो प्री सीरीज में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन अगर उसमें क्रिएटिविटी ना हो ना, उसे कॉम्पिटिटिव रखोगे आप कि पहले से ही एक उसका चीज अवेलेबल है, साथ में आपने भी अवेलेबल कर दिया, तो बेसिकली कंपटीशन हो जाएगा, फिर वो पोस्ट सेल्स में उतना अच्छा परफॉर्म, मतलब बैलेंस परफॉर्म नहीं दे पाएगा। लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस अगर आपको चाहिए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी जो प्रोडक्ट की सेल्स है वो कंसिस्टेंट हो, या तो हाई बना लो, इंस्टेंट सेल्स ले लो या इंस्टेंट सेल्स ले लो, नहीं तो उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। जब तक आपकी सेल्स कॉन्स्टेंटली सेल्स में नहीं जाएगी तब तक आपको प्रॉफिट नहीं होगा। एंड अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो आपको समझना पड़ेगा कि कांस्टेंट सेल्स कैसे लेनी है। तो कांस्टेंट सेल्स के लिए आप ऐसे ही कर सकते हो कि जब भी आपको एक प्रोडक्ट कुछ नया ट्राई करना है तो उसे प्री सेल्स के कैटेगरी में ट्राई करने की कोशिश कर सकते हो कि अगर सपोज अवेलेबल हो सके, मतलब चांस, हर किसी की सिचुएशन एंड डिमांड अलग है, तो इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आप उस चीज को किस ढंग से समझ पा रहे हो कि प्री सेल्स में कितना अच्छा परफॉर्म करेगा कि नहीं, आपका ब्रांड, आपका प्रोडक्ट या फिर आपका जो भी सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर हो गया, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो ये इस ढंग से वर्क करती है। आप जैसे सपोज गाड़ी को एग्जांपल दें, और ये महंगी गाड़ी है, ठीक है, तो ये गाड़ियों की तो ऐसी लॉन्च होती है, प्री बुकिंग में अवेलेबल हो जाती है कि एक शोरूम है, आप शोरूम में जाके आपको गाड़ी ऑनलाइन आपने देखी उसकी एडवर्टीजमेंट एंड टीवी पे एडवर्टीजमेंट देखी, आपको बहुत पसंद आ रही गाड़ी, मुझे तो गाड़ी खरीदनी है। आप गए शोरूम में, शोरूम वाले से बात करें कि मुझे वो स्पेसिफिक मॉडल गाड़ी का चाहिए, एंड उस समय वो शोरूम में अवेलेबल नहीं है, तो शोरूम वाला क्या करेगा, आपको प्री सीरीज पे प्री बुकिंग में रख सकता है कि आप चाहे तो गाड़ी को प्री बुक कर लो, ये कैटेगरी हमें बता दो, हम उसको अवेलेबल करा देंगे। तो फिर उससे हुआ क्या, उससे जिस बंदे को उसके एक्साइटमेंट है, उसने प्री सीरीज पेमेंट कर दी, उसके बाद वो लॉन्च हुई गाड़ी नॉर्मली जिस टाइम पे लॉन्च, तो लॉन्च होने के बाद वो उस शोरूम में जब अवेलेबल हुई तो शोरूम वाले से दोस्तों कांटेक्ट की, सर गाड़ी अवेलेबल हो चुकी है, चाहे तो आप परचेज कर सकते, मतलब चाहे तो आप लेके जा सकते हो। तो बस इसी तरह से चीजें वर्कआउट करती है कि जल्दी अवेलेबल कराने के लिए प्री सेल्स का कैटेगरी को बनाया गया, सेल्स को बूस्ट अप करने के लिए बस, और मतलब सेल्स बूस्ट अप हो सके, तो वो गाड़ी अवेलेबल हो गया आपके पास जल्दी, एंड फिर आपने जब वो गाड़ी जिस डेट पे लॉन्च हुई उसी डेट को खरीदी, तो जो वीडियो में आपकी हाई बनी, अरे भाई साहब आज ही लॉन्च हुई, आज ही आज खरीदी, जबकि आपने आज क्लास नहीं खरीदी, उसकी पेमेंट आपने पहले ही कर दी थी, प्री सेल्स मतलब प्री बुकिंग कर दी थी। लोगों क्या लगा कि एट अ टाइम खरीदे तो हाई बनी, ओ भाई आज ही लॉन्च हुई, आज ही खरीदी, ये तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से हाइप वर्क करती है कि आपने अपनी गाड़ी को सेल कर दिया प्री सेल पे, मतलब प्री बुकिंग पे, गाड़ी तो नॉर्मली गाड़ी है, लेकिन आपने प्री सेल पे अवेलेबल करके लोगों को प्रीमियम फील करवा दिया, एक अच्छा फील करा दिया, अरे यार मैंने तो उसको पहले ही खरीद लिया, मतलब जो मार्केट में अभी लॉन्च हुई है वो पहले से मेरे पास अवेलेबल है। ये इस तरह से वर्क करते हैं। अब आपने गेम्स में भी देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े गेम्स भी इसी तरह से अपना ये प्री सेल्स का, प्री बुकिंग को चीज को अवेलेबल करते हैं। तो ये जो चीजें होती है ना, ये चीजें एक अच्छा परफॉर्मेंस के लिए है, एक सबसे अट्रैक्शन ऑडियंस का, कस्टमर का, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कस्टमर का फीडबैक बहुत ही मैटर करता है। फ्लिपकार्ट पे देख लो, अमेज़न पे देख लो, कोई भी नया लैपटॉप लॉन्च हो रहा है, कोई भी नया फोन लॉन्च हो रहा है, या फिर कोई भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है जो मार्केट में यूनिक हो, तो उसकी प्री बुकिंग जरूर आपको अवेलेबल मिलती है आज के टाइम में, मतलब अभी पहले तो नहीं मिलती थी, लेकिन अब ये मिलना शुरू हो गया। एंड सपोज अगर आप ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट कर रहे हो या ऑनलाइन उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हो, डेफिनेटली आप प्री बुकिंग उसकी एड वगैरह डाल दोगे कि ये इस डेट को लॉन्च होने वाली, कमिंग सून कमिंग सून कमिंग सून, उसकी हाई बनाने के लिए कमिंग सून पर डाल सकते हो। एंड अगर सपोज आपके पास वो प्रोडक्ट पहले से ही रेडी है तो आप चाहे तो उसकी एडवांस बुकिंग कर सकते हो कि आप उस प्रोडक्ट को एडवांस बुकिंग पे भी परचेज कर सकते हो, या फिर उसकी प्री बुकिंग कर सकते हो, तो टाइम से पहले। तो प्री का मतलब यही है, टाइम से पहले उसको बुक कर सकते हो। आपने बुक कर लिया एंड बस आपकी सिक्योरिटी हो गया। अब इसका एक और एग्जांपल लिया जाए तो ट्रेन्स। अब ट्रेन्स के मामले में तो गाइस आई थिंक प्री बुकिंग का एग्जांपल जो भी ट्रेन में ट्रैवल करता होगा उसे पता होगा कि ट्रेन में सीट मिलना कितना बड़ा चैलेंज है। इंस्टेंटली तो चाहे तो आप जब ट्रेन में जाओ इंस्टेंटली सीट ले सकते हो, लेकिन वो एट अ टाइम पे सीट मिलेगी, मतलब जो सीट आपको पसंद आ रही, जो सीट आपको देख के लग रही है कि सपोज आपको वीडियो सीट चाहिए, ऑब्वियस बात है एट अ टाइम जाओगे कोई गारंटी नहीं है आपको वीडियो सीट ही मिलेगी, क्या पता आपको ऊपर का पैसेंजर का ऊपर का स्लीपर सेल मिल जाए, कोई कोई अलग अलग कैटेगरी के सेल्स मिल सकते हैं।
कि आपको पैसेंजर ट्रेन मिल जाएगी, स्लीपर ट्रेन मिल जाएगी, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास एट द टाइम उस समय फंड्स अवेलेबल नहीं है। सपोज अगर पैसे अवेलेबल है तो ये गारंटी नहीं है कि उस समय सीट भी अवेलेबल होगी। इसीलिए लोग प्री बुकिंग करते हैं। ऐप्स लॉन्च करे गए आईआरसीटीसी जो इंडियन रेलवे का ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप ट्रेन को प्री बुक कर सकते हो एक एग्जैक्ट डेट और टाइम। जैसे टिकट बुक करते हैं इसकी मूवीज की, सेम ट्रेन भी पहले से ही प्री बुकिंग आप कर सकते हो कि थोड़े टाइम पहले से, एक हफ्ते से पहले से रिजर्वेशन कर लिया आपने उस डेट और टाइम को आपको जाना है। इसी तरह से फ्लाइट की भी बुकिंग होती है। अगर आप एरोप्लेन में ट्रैवल करते हो फ्लाइट बुकिंग, तो वो भी प्री बुकिंग में की कैटेगरी में आ जाती है। आपको इस स्पेसिफिक डेट और टाइम पे ही वो चीज अवेलेबल करानी है, रिजर्व करने के लिए। तो फिर आप बस उसकी प्री बुकिंग कर सकते हो, प्री उसको बुक करके अपने पास रख सकते हो। फिर आपको जब उस समय उस डेट पे एट अ टाइम इंस्टेंटली आपको टेंशन नहीं होगी आपको उसे बुक करना है। आपके पास पता है कि मैंने तो पहले से प्री बुक कर रखा है, तो बस आप उस एग्जैक्ट टाइम और डेट पे रिलैक्सफुली जाओगे एंड अपनी जर्नी को कवर करोगे, मतलब जो भी है। तो इससे होता क्या है कि इससे फ्लाइट्स का बिजनेस वर्कआउट होता है कि आपने ये चीज ऑब्जर्व करी कि आप फ्लाइट चाहे तो उसी दिन बुक कर सकते हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि उस दिन पे वो स्पेसिफिक सीट मिलेगी कि नहीं। तो इसी कारण से प्री बुक उसे करना पड़ता है कि डेट से पहले ही, थोड़े टाइम पहले ही कर लो वो, ताकि उसका प्राइस जो है इंस्टेंटली फ्लक्चुएशन पे जाए। मतलब कि बेसिकली ये है कि आपने उस टिकट को प्री जब बुक किया तो उसके स्पेसिफिक प्राइस पे आपने बुक किया, तब हो सकता है कि उस प्रोडक्ट या उस चीज की ज्यादा नीड रिक्वायरमेंट ना हो रही हो, क्या मतलब इंस्टेंट यूनिक चीज, तब वो आपको कम प्राइस में मिलेगा। लेकिन जब उसकी जनरल सेल्स पे वो आएगा, नॉर्मल टाइम लगेगा, तो क्या उसका प्राइस हाइप आउट हो जाए, बढ़ जाए, तो तब वो कॉस्टली मिलेगी चीज। इसी तरह से पोस्ट सेल्स में उसका प्राइस कम ज्यादा डिपेंड करता है। तो बेसिकली प्री सेल्स में प्राइस कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन बैलेंस भी रहता है। बेसिकली प्री सेल्स की कैटेगरी बनाई ही इसलिए गई है कि टेस्ट आउट करने के लिए कि कस्टमर जो है, जो जिसको भी रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट की या फिर उस सर्विस की, क्या वो उस सर्विस से सेटिस्फैक्टरी है कि नहीं। अगर उसमें सेटिस्फैक्शन है देन डेफिनेटली वो रिपीटेडली उस सर्विस को ट्राई करेगा। तो इसी तरह से फ्लाइट्स में अलग अलग आपको एरोप्लेन देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक कैटेगरी के एरोप्लेन आप हर बार नहीं बुक कर सकते, हर बार आपको अलग देखेंगे। हाँ, आप तब बुक कर सकते हो जब आपके पास प्राइस, क्योंकि देखो आपको सपोज आपने एक बार ही ट्रैवल करना है, दोबारा उसी प्लेन से ट्रैवल करना है, तो प्राइस में डिफरेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि डेट के हिसाब से प्राइस भी चेंज होते रहते हैं। तो इसी कारण से प्री बुकिंग करी जाती है कि फिर आप देखते हो प्री बुकिंग में सबसे बेस्ट कैटेगरी का प्राइस आपके हिसाब से, बजट के हिसाब से कौन सा फिट बैठ रहा है, उसके अकॉर्डिंग से डिसीजन लेते हो। तो अब यहाँ से ये चीज समझ आ जाए कि प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स नॉर्मल जनरल सेल्स पे कितना अफेक्ट डालती है, कितना ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। प्री सेल्स चाहे तो बहुत तगड़ा भी परफॉर्मेंस दे सकती है, नहीं भी देना चाहे तो नहीं दे सकती। तो इट्स डिपेंड्स ऑन कि आपने उसकी मार्केटिंग कैसे करी है उस प्रोडक्ट की, कि उसकी प्री सेल्स के टाइम उसकी हाइप है कि नहीं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्री सेल्स उसी चीज को ट्राई करना चाहिए, प्री सेल्स उसी प्रोडक्ट को ट्राई करना चाहिए जिनके पास कुछ यूनिक चीज हो। मतलब ऐसा ना हो कि आपका पहले से कंपटीशन है, फिर आप उसे प्री सेल्स में अवेलेबल कर दोगे तो फिर उसकी सेल्स मतलब डिफर कर जाएंगी, नॉर्मल जनरल सेल्स से डिफर कर जाएंगी। क्या पता प्लस भी जा सकती है, माइनस भी जा सकती है, दैट एक्चुअली डिपेंड्स। ठीक है, कोई फिक्स नहीं हुआ। अगर उसका कॉम्पिटिटिव है तो, लेकिन अगर उसका कोई उस प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है तब आप उसे प्री सेल्स पे अवेलेबल करोगे, तो मे बी शायद ये भी हो सकता है उसकी हाई बन जाए प्री सेल्स के कारण। एंड फिर जब जनरल सेल्स में आए, नॉर्मल सेल्स उसकी आए, जब नॉर्मल डेट क्या पता उसकी परफॉर्मेंस अच्छी परफॉर्म कर जाए एंड उस समय क्या मतलब वो और तगड़ा ग्रो कर जाए। इसी तरह से दुकानदार भी अपने प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करते हैं कि आपने कभी देखा हो, नॉर्मल दुकान पे आप जाओगे, जो नई दुकान खोली है ना, वो कम प्राइस पे भी आपको इंस्टेंटली क्या बोलते हैं दे देगा सामान कि चलो ठीक है, थोड़ा कम प्राइस, अगर आप बार्गेनिंग करोगे तो वो कम प्राइस पे भी आपको दे देगा कि चलो रख लो। क्यों? क्योंकि उस समय उसकी नई दुकान खुली है, वो प्री सेल्स में है, उसके बाद प्रोडक्ट रखे हैं ढेर सारे। अब उसको अपना दुकान का एक स्टैंडर्ड बनाने में टाइम लगेगा। तो बेसिकली वो क्या कर रहा है कि जब स्टार्टिंग में बिल्कुल नई दुकान का प्रोडक्ट लगे हुए ढेर सारे, तो कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट्स उसको फुलफिल करे, कम प्राइस पे बार्गेनिंग पे भी वो अवेलेबल करते हैं। इससे क्या हो रहा है, इससे वो बेसिकली अपने जितने प्रोडक्ट्स हैं ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट सेल करना चाहता है। ठीक है, किसी भी तरह से, मतलब ऐसा नहीं नेगेटिवली नहीं, नेचुरली पॉजिटिवली। ठीक है, तो यही पॉजिटिव है। तो बार्गेनिंग जब हुई तो उसे कम प्राइस पे भी अवेलेबल कर दिया, अपना प्रॉफिट भी देखा, सामने वाले को कस्टमर का अवेलेबल दिया। इससे हुआ क्या
कस्टमर को सेटिस्फैक्टरी अगर होता है वो प्रोडक्ट कि अच्छा लगता है, हाँ प्रोडक्ट नीड फुलफिल कर रहा है, तो और को बताएगा कि मैंने उस दुकान से खरीदा था प्रोडक्ट इतने प्राइस पे, तो बस फिर उस प्राइस के हिसाब से चलता रहेगा। फिर जब देखेगा दुकानदार जो भी नई दुकान है कि उस समय मतलब लोगों ने उस स्पेसिफिक प्राइस पे, जिस पे एक बंदे ने बार्गेनिंग करी थी, उसी प्राइस पे लोग खरीद रहे हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए तो वही प्राइस रखेगा, बाद में प्राइस को बढ़ा देगा। एंड तब वो नोटिस करेगा कि क्या प्राइस बढ़ाने के बाद भी लोग उस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं कि नहीं। तो अगर खरीद रहे हैं, इसका मतलब यही है कि वो जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट दे रहा है। इसी कारण से लोग उसके प्राइस फ्लक्चुएट होने के बावजूद भी उसे खरीद रहे हैं। अब इसी तरह से मूवीज में भी यही होता है कि अगर टिकट का प्राइस बढ़ गया है तभी भी लोग अगर खरीद रहे हैं, इसका मतलब यही है कि उस मूवी में दम है, मतलब उस मूवी में कुछ कंटेंट है। बस ये होता है पोस्ट सेल्स के टाइम कि पोस्ट सेल्स तभी अच्छा परफॉर्म करते हैं जब उस प्रोडक्ट की यूनिकनेस एंड कस्टमर की सेटिस्फैक्टरी को दे रहे हो रिजल्ट्स, तब तो उसे रिपीटेडली ट्राई करेंगे, क्योंकि लोगों को तो एक ऐसा प्रोडक्ट चाहिए कि जो उनकी नीड्स फुलफिल करता है। लव इट है, तो जब वो नीड फुलफिल कर रहा है तो उसे रिपीटेडली वे भी ट्राई करते रहेंगे। इसी तरह से बड़े बड़े मेगा बिजनेसेस एंड टाइकून्स अपना स्टैंडर्ड बनाते हैं यार। जो बड़े बड़े बिजनेसेस है ना, ये इसीलिए चल पाते हैं क्योंकि इनकी जो प्री सेल्स और ये जनरल सेल्स अच्छा परफॉर्म कर देते हैं, क्योंकि वो यूनिक चीज है, पहली बार उन्होंने ही लॉन्च करी। इसी के कारण से जब उनकी पोस्ट सेल्स मतलब जब उनका प्राइस फ्लक्चुएट भी हो रहा है ना, तब भी लोग उनका प्रोडक्ट खरीद रहे हैं रिपीटली, क्योंकि लोगों को उसकी आदत लग चुकी है। अब एप्पल का फोन है, एप्पल का फोन 1 लाख का या 1 लाख से ऊपर का है, फिर भी लोग खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल ने अपनी मार्केटिंग इसी ढंग से बनाई है कि उसकी पोस्ट सेल्स पे भी उसकी सेल्स हो ही जाती है। अब इसी तरह से गेमिंग इंडस्ट्री आज के टाइम में जितना ग्रो कर रही है, तो लैपटॉप्स वगैरह का अगर आप देखो, गेमिंग लैपटॉप पहले नहीं अवेलेबल होते थे, पहले नॉर्मल लैपटॉप होते थे। आज के टाइम में गेमिंग लैपटॉप अपने आप में एक अलग कैटेगरी बन चुका है कि गेमिंग लैपटॉप में हमें पता है कि स्पेसिफिकेशन ये और उसका प्राइस 80,000 से ऊपर जाता ही जाता है। नॉर्मल गेमिंग लैपटॉप आपको कम प्राइस में मिलेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो बड़े गेम्स अगर आपने ट्राई करने हैं, अगर आप सपोज कंटेंट है, आप गेमिंग वीडियो क्रिएटर हैं, तो ऑब्वियसली मतलब बड़े बड़े गेम्स ट्राई करना चाहिए। तो बड़े गेम्स के लिए साइज स्टोरेज ज्यादा चाहिए, ज्यादा स्टोरेज की तो कॉस्ट भी ऑब्वियसली बात है, फिर उसकी ज्यादा पड़ेगी आज सिंपल है। तो यहाँ पे आप ये चीज समझ सकते हो कि यहाँ पे उस गेमिंग लैपटॉप की यूनिक प्रोडक्ट ने अपनी प्री सेल्स में हाइप बना ली, क्योंकि गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो कर रही है आज के टाइम, ठीक है। तो बस फिर उन्होंने प्री सेल्स पे जब लैपटॉप को प्री बुक में अवेलेबल किया, लोगों ने खरीद लिया जो खरीद सकते थे, एंड उन्हें पसंद आया। तो बस फिर धीरे धीरे करके उन्होंने जनरल सेल्स को डाला, फिर पोस्ट सेल्स पे उसके प्राइस को थोड़ा सा फ्लक्चुएट करने के लिए लोग उसे खरीदने। जैसे इसका एग्जांपल ले लो, एसएस के लैपटॉप है, एसर के लैपटॉप है, डेल के लैपटॉप है, बड़े लेवल पे जो बहुत महंगे मिलते हैं। तो इसी तरह से गेमिंग फोन्स भी वर्क करते हैं। गेमिंग फोन्स में एक अलग कैटेगरी है, मतलब छोटे लेवल पे अगर आप मोबाइल गेमिंग करना चाहो यू कैन डू इट, बट बड़े लेवल पे अगर आप गेम पीसी लेवल के गेम, तो PS5 भी अवेलेबल है, जो सोनी के ये PS5 प्लेस्टेशन जिनको बोलते हैं, उससे आप ऐसे बहुत बड़े बड़े गेम्स भी खेल सकते हैं, उनका स्टोरेज बहुत ज्यादा होता है। या फिर अगर आप कंटेंट क्रिएशन का मन है कि वो गेमिंग को मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूँ, लाइव स्ट्रीम करूँ, तो फिर आप बेसिकली ऐसे कर सकते हो कि वो स्क्रीन कैप्चर करके आप ज्वाइन कर सकते हो। ये हो गया कि आपने उस प्रोडक्ट को जब पसंद आया, करना चाहते हो, उससे रेवेन्यू जनरेट करना, तो यू कैन ट्राई दिस। ये तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, बट यहाँ पे ये चीज वर्क करती है कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट को ले लो। सेम इसी तरह से जब भी कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, तो उसकी डिमांड के अकॉर्डिंग ही उसके प्राइस को फ्लक्चुएट किया जाता है। अगर उसकी डिमांड कम रहेगी तो उसका प्राइस ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं किया जाएगा, बट अगर उसकी डिमांड बहुत ही ज्यादा है तो उसके प्राइस को फ्लक्चुएट भी कर दिया जाएगा, तब भी लोग उसे खरीद रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि वो कस्टमर को सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स दे रहा है, लोगों का उस प्रोडक्ट के प्रति ट्रस्ट बना हुआ है, तभी उसकी पोस्ट सेल्स अच्छा परफॉर्म करेगी। सबसे बेस्ट एग्जांपल लो केसर का, जो सैफरॉन जिसको बोलते हैं, ठीक है। केसर आज के टाइम में इतना ग्राम में कितना महंगा आपको अंदाजा है, ठीक है। हाँ, मतलब 500 रुपए से तो स्टार्टिंग है केसर, इतना ग्राम्स में। तो आप यहाँ से सोच के देखो कि उसका प्राइस फ्लक्चुएट होने के बाद लोग खरीदते हैं, क्योंकि जिनको पता है कि केसर उनकी बॉडी के लिए कितना अच्छा है। तो इसी तरह से केसर के सैफरॉन के कितने सारे वैरायटी के प्रोडक्ट्स अवेलेबल है। सेम इस तरह से अब इस तरह से डिओड्रेंट है, अच्छा डिओड्रेंट इत्र जिसको कहते हैं, इत्र तो महंगा आता है,
इस तरह से नॉर्मल डिओड्रेंट आपको सस्ते मिलेंगे। अब डिपेंड आप ये करते हैं कि आप इतर ज्यादा पसंद है कि डिओड्रेंट। अब डिओड्रेंट और इतर में फर्क क्या है कि इतर लंबे समय तक आपको चलता है कि आप अगर उसे लगा लो अपने शरीर पे तो पूरे दिन वो रहेगा। डिओड्रेंट ऐसा है कि वो अगर आप लगा लो तो 5-6 घंटे से ज्यादा लास्ट नहीं करता, वो बात अलग है। अगर अच्छी क्वालिटी का डिओड्रेंट है, कम केमिकल को यूज किया गया, तो वो थोड़ा 7-8 घंटे तक लास्ट कर सकता है। लेकिन इतर जो होता है वो प्योरली बना होता है, वो प्योर आयुर्वेदा से बना होता है, इसी कारण से उसकी खुशबू पूरे दिन लास्ट कर जाती है, क्योंकि वो इतनी कम क्वांटिटी में आपको अवेलेबल होगा, महंगा होगा, कम क्वांटिटी में अवेलेबल होगा, लेकिन वो जितनी भी क्वांटिटी में अवेलेबल है आप उसे यूज करोगे तो आपको उसका एक अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, ज्यादा अच्छे रिजल्ट खुशबू दे सकता है। इसी तरह से इत्र हो गया, इस तरह से परफ्यूम हो गया, ये एक एग्जांपल है। तो इन्हीं के भी अब आप बोलोगे प्री सेल्स पोस्ट सेल्स यहाँ कैसे होगा, तो इत्र में भी आप प्री सेल्स चला सकते हो अगर आपका इत्र एक प्रीमियम क्वालिटी का है एंड कुछ ऐसा उसमें खुशबू है जो और किसी इत्र में नहीं अवेलेबल, तो आप अपनी कैटेगरी बता सकते हो कि ये इत्र आप इस जेब पे अवेलेबल होने वाला चाहे तो पहले भी प्री इसको खरीद सकते हो। इस तरह से प्री सेल्स पोस्ट सेल्स आप कहीं भी यूटिलाइज कर सकते हो। सारा खेल है आपके दिमाग का कि आप चीजों को किस ढंग से ऑब्जर्व कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो, यहीं पे आप समझ जाओगे बिजनेस स्ट्रेटजी कैसे लगानी है, प्री सेल्स की, पोस्ट सेल्स की, जनरल सेल्स की, क्योंकि सारा खेल यही है कि आप किस चीज से चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका प्रोडक्ट, आपका जो भी ब्रांड है वो यूनिक है, कुछ नया है उसमें कि नहीं। अगर कुछ नया है तभी उसकी सेल्स बूस्ट होगी, अदरवाइज उसकी सेल्स तो होती रहेगी पर वो कंसिस्टेंट एक नॉर्मल सेल्स होगी। मेगा लेवल पे सेल्स करनी है तो आपको कुछ नया ट्राई करना, कुछ ऐसा जो किसी ने ना ट्राई किया, लेकिन ऐसा भी नहीं ट्राई कर देना कि वो लोगों को नेगेटिव रिजल्ट दे। नया कुछ हो ट्राई करना, लेकिन वो लोगों को पॉजिटिव रिजल्ट दे, इनकी नीड्स फुलफिल करे एंड नॉर्मल मार्केट कैप्चर करे एंड साथ में मार्केट में नीड क्रिएट करके उसके लिए, अगर सपोज उसकी नीड नहीं है तो उसकी नीड क्रिएट हो जाए, तो तब भी आपका जो बिजनेस है जनरल सेल्स में अच्छा परफॉर्म कर जाएगा। क्योंकि सारा खेल यही है कि प्री सेल्स और पोस्ट सेल्स सिर्फ एक बात है, एक अट्रैक्शन है, लेकिन सारा गेम यही है कि जनरल सेल्स हमें बढ़ानी है। इसी तरह से प्री सेल्स को कैटेगरी को बनाया गया कि टेस्ट आउट करेंगे कि क्या पता वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म कर जाए। पहले ये सब कंसेप्ट इतना ज्यादा सोचा नहीं जाता था, बट हाँ फॉरेन कंट्रीज में जितने ब्रांड्स हैं वहाँ ये प्री सेल्स पोस्ट सेल्स पहले से ही चलता था। इंडिया में अभी बाद में स्टार्ट हुई, लेकिन नो डाउट ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो इसी तरह से चीजें वर्कआउट होती है कि अगर आपको इस चीज को किसी प्रोडक्ट की मार्केट में हाइप बनाई तो फिर प्री सेल्स पोस्ट सेल्स के कंसेप्ट से भी हाइप क्रिएट कर सकते हो। लेकिन वो तभी होगी जब उस प्रोडक्ट के अंदर आपने कुछ थिंक आउट ऑफ द बॉक्स चीज सोची, कि जो चीज आउट ऑफ द बॉक्स है कि जो कोई ना सोच सका वो आपने सोचा, लेकिन वो इतना भी अजीब ना हो जाए कि वो लोगों की नीड्स को फुलफिल करे। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स हो बट कस्टमर उससे रिलेट कर सके उस प्रोडक्ट के साथ। नॉर्मल डोमेस्टिक नीड्स फुलफिल हो, मार्केट नीड कैप्चर हो सके, मार्केट नीड फुलफिल हो एंड कस्टमर को लगे हम कुछ नया है, तो बस यहां से सारा गेम वर्कआउट होता है प्री सेल्स का, जनरल सेल्स का एंड पोस्ट सेल्स का। पोस्ट सेल्स तो गाइस तभी पोस्ट सेल्स तो तभी वर्कआउट होगी जब आपकी जनरल सेल्स अच्छा परफॉर्म कर, मतलब प्री सेल्स अच्छा परफॉर्म कर जाएगी और आपकी जनरल सेल्स भी कंसिस्टेंट है, तभी पोस्ट सेल्स आपका अच्छा परफॉर्मेंस दे सकती है। क्योंकि पोस्ट सेल्स बेसिकली उस प्रोडक्ट की जब हाइप कम होती जाती है तब भी उसकी सेल्स होने की नहीं टाइम है। तो जो प्री सेल्स है वो तो अर्ली एक्सेस में उसका प्रोडक्ट का सेल का मीटर हमने चेकआउट कर लिया। जनरल सेल्स तब जब उसकी हाइप बन चुकी है तब उसकी सेल्स हो रही है। पोस्ट सेल्स जब उसकी हाइप कम होती जा रही है तब उसकी सेल्स हो रही है कंसिस्टेंटली कि नहीं तक। तो आई होप सो गाइस आपको इससे समझ आ गया हो कि प्री सेल्स, जनरल सेल्स, पोस्ट सेल्स आपस में इंटर रिलेटेड है, आपस में कैटेगराइज्ड है, एक स्पेसिफिक सब कैटेगरी के फॉर्म में है कि आप चाहे तो ऐसा नहीं है कि इसे आपको कैटेगरी को ट्राई करना ही करना है। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको कैसा लगता है कि आपको मार्केट नीड्स अंडरस्टैंड कर पा रहे हो। अगर आप नॉर्मल मार्केट अंडरस्टैंड कर रहे हो यू कैन ट्राई फॉर नॉर्मल सेल्स, बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द मार्केट फुली तो यू कैन ट्राई दिस प्री सेल्स एंड पोस्ट सेल्स कांसेप्ट एज सिंपल एज दैट। तो आई होप सो गाइस आपको आज की पॉडकास्ट को सीखने को लगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे फॉर दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।